ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1915 के केस में ए.के. गोपालन जो थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनको मद्रास जेल में बंद कर दिया गया था, डिटेन कर लिया गया था 1950 में अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी आर्टिकल 32 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आप सब लोग जानते हैं, जो कि एक रिट है। और इन्होंने क्या हवाला दिया कि आर्टिकल 13, 19, 21 और 22 जो कि एक फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन का हवाला देते हुए इन्होंने ये कहा कि मेरे मौलिक अधिकारों का खनन हुआ है। और आर्टिकल 13 आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल लॉज नहीं बना सकती है, लेकिन 24वें अमेंडमेंट के बाद लेजिस्लेचर के पास पावर थी कि वो कोई भी लॉ अमेंडमेंट कर सकती है। और आर्टिकल 22 को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का मतलब, यानी इस केस में अमेंडमेंट के साथ लेजिस्लेचर के पास पावर है कि अगर उनको किसी पर शक होता है या वो पर्सन इन फ्यूचर कोई क्राइम कमिट कर सकता है, इस शक के आधार पर उसको प्रिवेंशन कर सकती है। तो चलिए जानते हैं सेकंड केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग लॉ बनाए गए। और जो लॉज तो बनाए गए थे सॉरी, लेकिन उनको अमेंड किया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो इस केस में सेक्शन 13 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया गया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सेक्शन 13 ये कहता है कि कोई भी अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता है अगर वो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 और एक्साइज बाय द 368, यानी उस आर्टिकल 368 और 13 सब क्लॉज 4 के अंडर फॉल करता है। तो और 24वें अमेंडमेंट के बाद अगर पार्लियामेंट के पास पावर थी, अगर वो कोई लॉ को अमेंड करती है और अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तब भी वो नल एंड वॉइड नहीं घोषित किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं थर्ड केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की, जो कि था कि इस केस में पंजाब गवर्नमेंट ने जमींदारी को रोकने के लिए लैंड रिफॉर्म्स के केस में इन्होंने अमेंडमेंट किया, लैंड रिफॉर्म्स के लॉ को अमेंडमेंट किया। और 17वीं अमेंडमेंट में उस केस को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया, जो कि 9 शेड्यूल ये कहता था कि उस केस का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो 13 का 2 भी आप जानते थे कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल लॉज बनाए। तो तत्कालीन जस्टिस चुब्बा राव जो थे, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन पास करी, जो डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूल्ड, यानी एक अमेरिकन डॉक्ट्रिन थी जो कि पास की गई। और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, जुडिशरी के पास भी पावर है। तब इस केस को जो रूल किया गया वो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में किया गया, जो कि कर्नाटक में एक जो पुजारी हैं, जो एक मठ था, जो कि इनके मेन संत थे केशवानंदा भारती जी, जो कि लैंड रिफॉर्म्स के अंडर इनकी भी जमीन एक्वायर करने की कोशिश की गई और एक्वायर हो रही थी। तब इन्होंने फंडामेंटल लॉस को मतलब इन्होंने हवाला दिया कि मेरे मौलिक अधिकारों का खनन किया गया है, यानी और आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए ये कहा कि राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, लेकिन इसको ओवर रूल्ड कर दिया गया। पार्लियामेंट के पास पावर है, जो कि आप सभी जानते हैं 13 सब क्लॉज 4 के अंडर अगर वो फॉल करता है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 के अंदर कंसिस्ट करता है। तो ये केशवानंदा भारती जी ये केस हार गए थे 7 और 6 के रेशियो से, ये सिर्फ 1 के अंतर से हार गए थे, लेकिन ये बहुत ही हिस्टोरिकल केस था। चलिए बात करते हैं इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में। यानी इस केस में ये कहा गया था कि बेसिकली जो रायबरेली एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, तो ये दोनों जो कैंडिडेट थे, तो उस समय 1975 में इंदिरा गांधी जी इन्होंने चुनाव जीता, राजनारायण जी ने इन पर पिटीशन फाइल करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने चीटिंग से और बहुत गलत तरीके से इन्होंने चुनाव जीता, तो इनको हाई कोर्ट ने इनको हटा दिया गया था इनकी पोस्ट से, और कांग्रेस को नोटिस प्रोवाइड किया कि इस पोस्ट को भरिए। तब लेजिस्लेचर यानी इनकी सेंटर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इमरजेंसी घोषित कर दी, और इमरजेंसी के दौरान इन्होंने आर्टिकल 39 पास किया। यानी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल 39 पास किया गया, जो
कि इमरजेंसी के अंडर पास किया गया, जो कि वॉयलेट करता है रूल ऑफ लॉ यानी कानून। यानी इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 39 ये कहता है कि जुडिशरी के पास पावर नहीं था, और जुडिशरी हैज नो पावर टू टेक डिसीजन द मैटर ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स। यानी जुडिशरी के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर के केस देखें। इसको किस द्वारा सॉल्व किया जाएगा, इनके लेजिस्लेचर मेंबरों द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो ये रूल ऑफ लॉ को वॉयलेट करता था। यानी ये कहता था कि बेसिकली ये कहता था कि जुडिशरी के पास पावर नहीं है। तो बेसिकली जुडिशरी के पास पावर है, अगर उनको लगता है कि कोई भी कानून अगर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल लॉ को वॉयलेट करता है, तो वो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। तो आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों।